वेलकम बैक दोस्तों। चलिए आज फिर एसएससी की पुरानी क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। कल तक हमने 40th क्वेश्चन तक किया था, आज हम लोग 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जब सेंटेंस दी हुई हो तो आप एक बार सेंटेंस को जरूर पढ़े, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। इवन अमिट्स ऑल द परवेसिव साइलेंस, परवेसिव मतलब नोटिसेबल साइलेंस, द नॉइज इनसाइड हर हेड सीम्ड इनसीजेंट, मतलब उसके कानों में जो आवाज है वो गूंज ही रहा था। माथे में, सॉरी कानों में नहीं, माथे में। तो वो गूंज रहा था मतलब वो रुका नहीं कभी। इनसीजेंट कहाँ कहाँ यूज होता है? इनसीजेंट रेन मतलब मूसलाधार बारिश रुकी नहीं रही है। टू अकर एट इरेगुलर इंटरवल्स और ओकेजनली, नहीं बिना रुके है तो ओकेजनली तो होगा नहीं। टू कंटिन्यू विदाउट एनी इंटरप्शन, टू कंटिन्यू विदाउट एनी इंटरप्शन इसका सही आंसर होगा। टू इम्पैक्ट इन अ स्ट्राइकिंगली नेगेटिव वे, ये भी नहीं होगा। टू फॉलो एन अननोन कोर्स, ये भी नहीं होगा। एंटोनिम देखना है, concur from the given sentence. Every time they met, he found it difficult to resist her odd magic. मतलब resist मतलब यहां पे क्या है? रोक पाना। concur मतलब पा लेना, resist मतलब रोक लेना। तो यहां पे आपको concur का उल्टा मीनिंग दिख रहा है, resist। resist, concur मतलब पा लेना होता है, resist मतलब रोक लेना होना। You resist the attack, you resist the expansion of China, तो आप रोक रहे हो। किसी एक में एरर है, हमें उसको फाइंड आउट करना है। ही विल हैज बीन हेल्पिंग मी विथ टेंडिंग टू माई प्लांट्स। ही विल बी हेल्पिंग होता, ही हैज बीन हेल्पिंग हो सकता है। तो या तो विल बी आ सकता है या तो हैज बीन रहेगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अब यहां पे एरर देखो कहां पे आ रहा है, ही विल हैज बीन, इसी में एरर इन्होंने निकाल दिया। चलो सही है, या तो ही विल बी हेल्पिंग मी विथ टेंडिंग टू माई प्लांट्स या ही हैज बीन हेल्पिंग। पास्ट परफेक्ट कर लो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कर लो। टेंडिंग टू माई प्लांट्स मतलब देखभाल करना। इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस की बात हो रही है। चलो एक बार सेंटेंसेस देखो क्या है। अ ट्रोल अ बॉय शेयर्ड इन ऑन सोशल मीडिया क्रिएटेड अ बिग लाफ्टर। तो ये बात हो रही है, जो आप कोई ट्रोल शेयर करते हो ना, मीम शेयर करते हो, उसकी बात हो रही है। तो वो एक पर्टिकुलर ट्रोल की बात हो रही है, तो अ ट्रोल नहीं होगा, द ट्रोल होगा, क्योंकि फेमस ट्रोल की बात हो रही है। और किसने शेयर किया था? एक पर्टिकुलर लड़के ने शेयर किया था, तो अ बॉय नहीं होगा, एक लड़के नहीं, उस लड़के ने। वो ट्रोल जो उस लड़के ने शेयर किया, वो सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी हंसी की कारण बनी। तो दोनों में द होगा। तो द ट्रोल द बॉय शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया क्रिएटेड अ बिग लाफ्टर। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच निकालनी है आपको। माई फ्रेंड सेड टू मी, डू यू नो द रेसिपी ऑफ मैंगो आइसक्रीम। अब ये देखो क्वेश्चन वाली है, तो इसमें या तो माई फ्रेंड इंक्वायर्ड या माई फ्रेंड आस्क्ड मी। ठीक है, तो यहां सब में आस्क्ड है, तो चलो आस्क्ड ही चलेगा। डू यू नो का क्या हो जाएगा? इफ आई न्यू द रेसिपी, डू यू नो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में जाएगा। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई न्यू, आस्क्ड मी के बाद डैट नहीं लगता, तो इसलिए माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई न्यू द रेसिपी ऑफ मैंगो आइसक्रीम। यहां पे वर्ब पहले रहेगा, यहां पे क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है। यहां पे आपको ईडीएम का मीनिंग निकालना है। देखो ईडीएम का मीनिंग आपको यहीं पे पता चल जा रहा है। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, तो आई एम फीलिंग बिट अनवेल होता है, आई एम फीलिंग बिट प्रेशराइज्ड होता है, आई एम फीलिंग बिट टायर्ड होता है, मतलब जो भी है नेगेटिव सेंस में बात हो रही है।
तो बिट अंडर द वेदर का भी मीनिंग जो है फीलिंग के बारे में हो रहा है, वो भी नेगेटिव सेंस में होगा। तो एंग्री नेगेटिव सेंस में है, लेकिन वो एक एंग्विश आपको एक एक्सप्रेशन का है, ये चीज यहाँ पे नहीं होगा, एनर्जेटिक हो नहीं सकता है। बिट अंडर द वेदर आप बीमारी फील करते हो तो स्लाइटली इल होगा, ठीक है, लेजी एंड बोर्ड नहीं होगा। देखने से लग रहा है, लेकिन बिट अंडर द वेदर मतलब आप एक ऐसे समझो कि आप मौसम के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, तो आपको मौसमी बीमारी होती है, तो उस कारण से आप समझ लो स्लाइटली इल हो। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडमोनिस, एडमोनिस से आप याद रखना, एडमोनिस रेप्रीमांड, रेप्रीमांड, स्कोल्ड, ये सब एक ही जैसा चीज है, ठीक है। और रेप्रीमांड, स्कोल्ड, एडमोनिस आप पॉजिटिव सेंस में किसी को करते हो, गुस्सा करते हो तो पॉजिटिव सेंस में समझाने के ख्याल से करते हो। तो एडमोनिस जो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप किसी को गुस्सा कर रहे हो, धिक्कार रहे हो, मना कर रहे हो, डांट रहे हो, तो आप उसका उल्टा क्या करोगे, खुशी जाहिर करोगे, उसका प्रोत्साहन करोगे, तो आप अपलॉड करते हो। अ ग्रेट राउंड ऑफ अपलॉज आप बोलते हो ना, जब किसी के लिए ताली बजवाते हो, तो अपलॉज वहीं से अपलॉड से आया है, ठीक है। अबेटमेंट होता है उकसाना, अबेटमेंट टू सुसाइड की केस बनती है, देखते हो कि आप जब बॉलीवुड ये सब में कोई सुसाइड करते हैं, या सुशांत सिंह की सुसाइड हुई थी, या जिया खान सुसाइड था, तो उसमें था अबेटमेंट टू सुसाइड, मतलब किसी ने उकसाया, आप किसी को इस कदर मजबूर कर दो कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर है, उकसाना यहाँ पे होगा, ठीक है। अबाइड का मतलब होता है फॉलो करना, अबाइड का मतलब हो गया फॉलो करना। असीड का मतलब हो गया मान लेना, असीड का मतलब क्या हो गया, मान लेना। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन, इसमें एरर आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कोई नो एरर के ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इसमें एरर है ही। दैट एक्सीडेंट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो, बट आई हैव सीवर्ड एट द थॉट ऑफ इट एवर फॉर। वो एक एक्सीडेंट की बात कर रहा है जो बहुत पहले हुई थी, लेकिन आज भी वो उसको सोचता है, तो उसी मात्र से वो क्या होता है, कांप उठता है। तो थॉट ऑफ इट होना चाहिए, दैट एक्सीडेंट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो, बट आई हैव सीवर्ड एट द थॉट ऑफ इट एवर, फॉर यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है, कभी भी सोचूं तो भी कांप जाता हूं। एंटोनिम, देखो क्वेश्चन एक बार यहां पढ़ो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब इसका एक यहाँ पे आपको इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि इसका एंटोनिम जो होगा वो आंसर होगा यहाँ पे। द डेवलपमेंट ऑफ रीजन ऑल्सो डिपेंडेड ऑन द डैश ऑफ द कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशन वाया सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम। सीएसआर होता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो रीजन का डेवलपमेंट है, कॉर्पोरेट का कंट्रीब्यूशन है, मतलब एक जेनरोसिटी की बात हो रही है, एक उनकी उदारता की बात हो रही है, तो उदार होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिपेंडेड ऑन द जेनरोसिटी, उदारता की बात हो रही है, ठीक है। तो आंसर आपको ऐसे ही दिख रहा है कि जेनरोसिटी होगा। जेनरोसिटी अगर उदारता है तो रेपेसियसनेस क्या है, उदारता नहीं है, आपका लालचपन है, ग्रीडीनेस है, पेटूपन है, ठीक है। वोरासिटी और ग्रीड का भी मतलब वही होता है, रेपेसियसनेस का जो मीनिंग होता है, ग्रीड, वोरासिटी, रेपेसियसनेस, सबका मीनिंग एक है। वायलेंस का मतलब तो आप जानते ही हो, खून खराबा करना, तो खून खराबा यहाँ पे टोटली आउट ऑफ द टर्न है। लेकिन रेपेसियसनेस, जेनरसिटी, वोरासिटी, ग्रीड एक जैसे है, क्यों, क्योंकि जेनरसिटी जहां उदारता दिखाता है, बाकी तीनों क्या दिखा रहे हैं, आपकी लालच को दर्शा रही है, तो यहाँ का आंसर होगा जेनरसिटी। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको लिखना है आई एम प्लेइंग द कीबोर्ड, सी एक्सप्लेन, तो आप क्या लिखोगे, सी एक्सप्लेन, सेड तो नहीं होगा, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट गया। सी एक्सप्लेन दैट सी वॉज प्लेइंग द कीबोर्ड, यहां इज में है, पास्ट में जाएगा, तो यही आंसर होगा, ठीक है।
मीनिंग निकालना है। द पेशेंट एक्सकॉन्डेड फ्रॉम द हॉस्पिटल एट डॉन। पेशेंट एक्सकॉन्डेड फ्रॉम द हॉस्पिटल एट डॉन। डॉन हो गई मतलब सुबह सुबह जो पहली किरण होती है, भोर का बेरा जो होता है उसको डॉन कहते हैं। डॉन एंड डस्क होता है। अब एब्सकॉन्डर आप देखे होगे कि अगर आप कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर देखो तो किसी, वैसे आप सोचो कोई क्रिमिनल होता है, भागता फिरता है पुलिस से या जेल से निकल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? भगोड़ा। तो भगोड़ा का ही इंग्लिश में टर्म होता है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर का ही एक टर्म है एब्सकॉन्डेड, वर्ब है। तो पेशेंट एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द हॉस्पिटल मतलब भाग निकला। तो भाग निकला तो यहाँ पे क्या है? फ्लेड अवे हरीडली एंड सीक्रेटली। भागते कब हो आप भगोड़े? किसी को दिखाकर तो भागते नहीं, तो सीक्रेटली ही भागोगे और हड़बड़ में ही भागोगे। तो फ्लेड अवे हरीडली एंड सीक्रेटली, ठीक है। बाकी का इसका मीनिंग देखो, कलेक्टेड एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट, इसको रिसीट कहते हैं। कोई भी आप पेमेंट करते हो तो रिसीट लेते हो तो वही एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट है, ठीक है। इसका भी ये फेस्ड लैक ऑफ कॉपरेशन, ये यहाँ पे है ही नहीं। लर्न टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, ये भी नहीं है। इसको इनडायरेक्ट में करना है। सी सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। टुमारो का क्या बन जाता है? द नेक्स्ट डे और द अदर डे, ठीक है। सी आस्क्ड मी, सी सेड टू मी, यानी सी टोल्ड मी। अगर मुझे कह रहे हैं तो सी टोल्ड हो जाता है। सी आस्क्ड मी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं है। सी टेल्स तो हो ही नहीं सकता रिपोर्टेड में क्योंकि ये प्रेजेंट की फॉर्म हो रही है। सी टोल्ड मी हो सकता है। डैट सी शैल कम टू, सैल का क्या हो जाएगा? शुड। लेकिन आप यहां पे देखो, यहां सैल क्या दिखा रहा है? कंपलसरी मीनिंग नहीं दिखा रहा है। सैल का मतलब है मैं आऊंगी, जरूर से आऊंगी, ये बात तो नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे शुड लगा दोगे कि दैट सी शुड कम टू मीट मी टुमारो, मतलब आप कंपल्सन दिखा रहे हो। कंपल्सन तो है नहीं, तो यहाँ पे वुड हो जाना चाहिए। जनरली हम फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं कि विल की जगह सैल यूज करते हैं, ठीक है, ताकि वो मीनिंग जो है थोड़ा इम्फेसिसाइड ज्यादा नहीं रहे। तो इसलिए यहाँ पे छुपा विल ही है, इसलिए यहाँ पे वुड होगा, शुड नहीं होगा। शुड में कंपल्सन आ रहा है। और एक ऑप्शन था यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि ये दोनों टोल्ड में से सही होना चाहिए। विल है यहाँ पे, तो विल तो हो ही नहीं सकता, टुमारो भी नहीं हो सकता, तो आप वैसे भी गेस कर सकते हो। लेकिन वुड कहाँ से है वही मैं बता रहा हूँ कि शुड हो नहीं सकता था क्योंकि कंपल्सन है, इसलिए वुड होगा। ये क्वेश्चन देखो, इट इज टाइम टू हैव टी। अब इसका आपको पैसिव बनाने का दिख नहीं रहा होगा कि टी इज टू बी हैव बाय क्या। तो यहाँ पे आप देखो इस क्वेश्चन में क्या छिपा है। इट इज टाइम, इसके लिए फॉर अस, आपस में बात हो रही होगी। इट इज टाइम टू हैव टी, कोई एक आदमी अपने से तो नहीं बोल रहा होगा, दो चार लोग होंगे तो ही बात हो रही होगी। तो इट इज टाइम फॉर अस टू टी, टू हैव टी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अस को बाद में करेंगे, टी को पहले करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इट इज टाइम फॉर टी टू बी, अस को फिर यहां पे आपको क्या करना है? साइलेंट ही रखना है। तो इट इज टाइम फॉर टी, आपको ये दिख रहा है कि इट इज टाइम फॉर टी होना चाहिए। कहीं भी इट इज टाइम फॉर टी है? नहीं है। तो इट इज टाइम फॉर टी टू बी हैड। अब यहाँ पे बी हैड जो है ना, ये पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये हमें लेना है वो बता रहा है, ये पास्ट टेंस को नहीं कर रहा है। हैज हैड भी आता है साथ में। आई हैज हैड दिस कार, दे हैव हैड दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो हैड है वो पास्ट टेंस को नहीं दिखा रहा है, ये आपका यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं दिखा रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो इट इज टाइम फॉर टू, इट इज टाइम फॉर टी टू बी हैड बाई अस, यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में करना है। द केक वॉज बेक्ड बाई सेफ इन द किचन। द सेफ बेक्ड द केक इन द किचन। देखो ये आंसर होना चाहिए। द किचन वाज बेकिंग द केक, ये तो दिख ही नहीं रहा है। द केक इज बीइंग बेक्ड, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात है। वाज बीइंग बेक्ड फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, लेकिन ये सिंपल पास्ट में है, तो वाज बेक्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेक्ड हो जाएगा। सेफ क्या करेगा? बेक करेगा।
सिंपल पास्ट का आपको पता है ना, वाज स्लैश वर स्लैश V2 फॉर्म यूज होता है ना। V2 नहीं, सॉरी V3। पास्ट पार्टिसिपल आप यूज करते हो, ये पैसिव वॉइस के लिए ही बना है, मैंने V2 बोल दिया। द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, दे कुड नॉट रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन। देखो इन सब केसेस में क्या होता है कि सिंपल पास्ट यूज होता है, तो द ट्रेन लेफ्ट मतलब वो रेलवे स्टेशन ट्रेन खुलने के पहले नहीं पहुंच पाए। एक आपको इंग्लिश में सेंटेंस याद आ रही होगी, नो सूनर देन आई रीच द रेलवे स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर देन आई रीच द रेलवे स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, मतलब मेरे पहुंचने से पहले ही, पहुंचते पहुंचते ही ट्रेन क्या हो गई, खुल गई। तो उन सब सेंटेंसेस को भी आप याद रखो, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछी जाती हैं। और एक चीज याद रखना, एक होता है हैड, उसके बाद आता है सिंपल पास्ट। तो पास्ट में दो इवेंट हो रहे हैं अगर, ठीक है, एक इवेंट पहले हुआ और एक इवेंट बाद में हुआ, तो जो पहले होगा उसके साथ हैड लगेगा। जैसे एग्जाम्पल, द सिनेमा हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द थिएटर, मतलब हमारे पहुंचने से पहले क्या स्टार्ट हुआ था, सिनेमा मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसलिए मूवी के साथ क्या लगा देंगे, हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द सिनेमा हॉल, हमारे पहुंचने के पहले था, ये इवेंट बाद में हुआ, हम वहां बाद में पहुंचे, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज होगा। ठीक है। Select the option that expresses the given sentence in active voice. Parents should be respected by their children. That means children should respect their parents. Children should respect their parents. इसका मतलब क्या हो जाएगा, parents should be respected. आपको पता है कि अगर शुड आता है तो शुड के बाद आप क्या करते हो, पैसिव बनाने के लिए बी कर देते हो और V3 फॉर्म यूज करते हो। तो इसी का आप जब उल्टा करोगे, पैसिव बनाओगे, तो ये वाला सेंटेंस बनेगा, इसलिए ये क्या है, राइट है। Sentences of the paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. अब आप यहाँ पे देखो कि वही चीज हमें खोजना है, क्या क्या ऑप्शन है, मतलब PQRSTU है, तो हमें देखना है कि कौन सी दो जो है एक के बाद दूसरी फॉलो होगी, फिर हम ऑप्शंस चेक करेंगे। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, applied arts require an object to be functional as well as beautiful. They recognize that their work belong to higher social classes who had wealth to purchase. Fine art is categorized as something which has only aesthetic or conceptual function. There are number of different categories of objects and processes under the umbrella term of art which need to be explored. इन द 20th सेंचुरी आर्ट इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू टू एरिया। तो मुझे दिख रहा है कि एस एस क्या बता रहा है कि आर्ट में बहुत सारी कैटेगरीज है, और यू क्या बता रहा है, आर्ट की कैटेगरीज बता रहा है कि डिवाइडेड इनटू टू एरियाज, फाइन आर्ट्स और क्या, अप्लाइड आर्ट। फिर बता रहा है कि फाइन आर्ट क्या होता है, पहले फाइन आर्ट की बात हुई है तो फाइन आर्ट के बारे में बता रहा है कि व्हाट इज फाइन आर्ट इज कैटेगराइज्ड एज। फिर क्या बता रहा है, अप्लाइड आर्ट के बारे में बता रहा है। तो SURP कहीं पे आपको दिख रहा है, देखो SURP ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा है। SU तो हमें दिख गया था, ठीक है, SU से भी आप खोज सकते थे, लेकिन दो ऑप्शन में आपको SU दिख रहा था। अब SU के बाद अगर आप P लेते हो, तो अप्लाइड आर्ट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू बी फंक्शनल एज वेल एज ब्यूटीफुल, फाइन आर्ट इज कैटेगराइज्ड एज समथिंग। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि पहले यहाँ पे चूंकि फाइन आर्ट आया हुआ है, तो आप बात भी पहले फाइन आर्ट की करोगे, उसके बाद आप सेकंड चीज जो लाते हो उसके बारे में बात करते हो। ठीक है। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. The patient could not survive the injuries and succumbed with death. Succumbed to होता हमेशा, succumbed के बाद क्या आता है, to होता है, मौत से हार गया।
सकम्ब टू डेथ होता है, सकम्ब के बाद हमेशा टू आएगा, ये याद रखना, प्रीपोजिशन की चीज है ये। Select the option that expresses the given sentence in direct speech. She said that she could bake cookies. She said she can bake cookies. Can का ही could हुआ है. She said she can bake cookies. Select the option that expresses the following sentence in direct speech. They said that they had been waiting for the bus for over an hour. Had been है. Had been कब आता है? जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आपको यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या फॉर्म होता है? हैज स्लैश हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है, हैज हैव इसमें है, बीन भी है, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आंख बंद करो, इसको टिक मारो। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडवर्ब, आपसे एडवर्ब पूछ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या एडवर्ब भी है और एक फ्रेज भी है। ये आप एडवर्ब भूल भी जाओगे तो भी काम हो जाएगा। ओवर एंड अबव, बीइंग हार्ड वर्किंग, ही इज थॉरोली ऑनेस्ट। ओवर एंड अबव मतलब क्या होता है? ओवर एंड अबव का एक फ्रेज का मीनिंग होता है इन एडिशन टू। ओवर एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। तो यहाँ पे बार बार हार्ड वर्किंग की बात नहीं हो रही, इन एडिशन हो सकता है। तो ओवर एंड अबव होना चाहिए। ओवर एंड एवर का कोई मीनिंग नहीं होता। ओवर एंड अगेन एंड ओवर एंड अबव का मीनिंग होता है। एम्पलीफाई की एंटोनिम देखनी है। एम्पलीफाई मतलब आपको याद आ रहा होगा कि आप एम्पलीफायर यूज करते हो जब म्यूजिक सिस्टम लगाते हो। वो क्या करता है? साउंड की वॉल्यूम को बढ़ा देता है। एम्पलीफाई करता है मतलब बढ़ाना। तो एम्पलीफाई अगर बढ़ाना होता है तो इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए? घटाना। तो घटाने का देखो लेसन दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? लेसन। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर, नमक मिर्च लगाकर बोल रहे हो तो एग्जैजरेट कर रहे हो मैटर को। डिसलाइक करना आप जान ही रहे हो कि नफरत करना। इनरीच करना मतलब बढ़ोतरी करना। जैसे अभी रिसेंटली ईरान में जो ये इजराइल ने अटैक किया था, तो उसने एक दलील दी थी कि मैंने अटैक इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो क्रेडिबल सोर्सेस थे वो बता रहे थे कि वो इनरिचमेंट ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियर एटम्स, सॉरी, न्यूक्लियर एलिमेंट्स का वो इनरिचमेंट कर रहा है, यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है। मतलब यूरेनियम इम्प्योर फॉर्म में मिलती है, उसका इनरिचमेंट कर रहा है, मतलब उसकी प्योरिटी बढ़ा रहा है, उसका कंसंट्रेशन क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। 63rd. Select the option that expresses the given sentence in indirect speech. He said, I have finished my homework. सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। He said that he had finished his homework. Had लगेगा, has नहीं लगेगा। would आ नहीं सकता है, has आ नहीं सकता है। He had to finish, to तो कहीं है ही नहीं, तो अपने आप लगेगा नहीं। Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. He was the most cleverest man I ever knew. सुपरफ्लॉस है, क्यों? क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट होता है। तो ये जो है खुद ही सुपरलेटिव फॉर्म में है, तो फिर यहां पे हमें मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ के साथ सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं लगाते। सर्वश्रेष्ठ है तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ठीक है। उसमें सबसे का कोई मतलब नहीं होता। अगर हम बोलचाल की भाषा में बोलते भी है तो ये एक एरर होता है। तो ये सुपरफ्लॉस है, मतलब जो पहले से ही बना हुआ उसमें आप एक और एडिशन कर रहे हो, तो मोस्ट यहाँ लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसका सिंपली क्या होना चाहिए? क्लेवरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मोर क्लेवर भी वही चीज हो गया। मोर क्लेवर हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि क्लेवर का खुद ही आप बनाते हो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। मोस्ट क्लेवरर हो नहीं सकता है क्योंकि आप बात कर रहे हो आई एवर न्यू, सबसे ज्यादा की बात कर रहे हो।
तो क्लेवरर भी नहीं होगा, मोस्ट का तो खैर बात ही नहीं है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। क्या है? टू गेट द विंड ऑफ, हवा के द्वारा कुछ मिलने की बात हो रही है, तो हवा से क्या फैलती है? साउंड। साउंड से क्या फैलेगा? इंफॉर्मेशन। तो टू हियर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट सम वाज ट्राइंग टू कीप सीक्रेट, मतलब आपको कानों कान खबर लग जाना, ठीक है। टू गेट इन टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है, टू रिकवर फ्रॉम समथिंग नहीं है, टू स्केप सो दैट यू डोंट हैव टू पे, ये भी नहीं है। हवा का पता चल जाना, हवा से पता चल जाना, यही चीज है यहाँ पे। आपको एरर आइडेंटिफाई करनी है। यू हैव सेड दैट एज ही टुक मनी फ्रॉम यू मेनी टाइम्स, यहां भी सही है, यहां भी सही है। ही ओज यू, ये कॉमा से सेपरेट कर रहा है कि ये मनी आपसे बहुत बार लिया है, दैट्स वाई ही ओज यू 5,000 रुपीज ऑल टुगेदर। देखो ये देखने में एक बार में सही लगेगा, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो ऑल टुगेदर 5,000 रुपीज के पहले आना चाहिए। ही ओज यू ऑल टुगेदर 5,000 रुपीज। एरर इस वाले पार्ट में है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वैनक्विस। अब आपको देखो कि वैनक्विस का क्या करना है, मीनिंग देखना है, ठीक है। वैनक्विस का आपको मीनिंग यहां पे याद आ रहा है। अब देखो यहां पे आप क्या करोगे, अगर आपको मीनिंग नहीं भी याद आ रहा है तो आप कुछ नहीं करो, ऑप्शंस में देखो कि कौन सी दो ऑप्शन की मीनिंग लगभग सेम है। क्वांटिफाई मतलब उसको एक वैल्यू देना, जैसे चोर आए थे, 5 चोर आए थे, तो आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन दे रहे हो चोर का, क्वांटिटी बता रहे हो। तो क्वांटिफाई और डिस्क्राइब लगभग एक जैसी मीनिंग हो रही है, तो ये दोनों चीज क्या हो गई, हट गई, ऑड वन आउट हो गई, क्योंकि दो सेम मीनिंग वाली चीज तो रहेगी नहीं, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही सही रहेगा। आप क्वांटिफाई और डिस्क्राइब एक साथ तो सही मार नहीं सकते हो, अगर ये इसका मीनिंग होता भी तो ये दोनों ऐसे ही हट गए। वेरीफाई का भी मतलब क्या है, वेरिफिकेशन कर रहे हो, एलैबोरेट कर रहे हो, तो ये भी एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्क्राइब करने जैसा ही हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, हट गया। तो बच रहा है कनकर। इसका मतलब वैनक्विस का मतलब क्या है, पा लेना, अपना कंट्रोल वहां पे लाना, वॉर जीत लेना, ठीक है। Select the most appropriate antonym. The amateur proved them all wrong. मतलब उन सबको उसने गलत साबित किया, किसने, अमेच्योर, जिसको माना गया था, मैच्योर का ही उल्टा रहता अमेच्योर, मतलब जिसको नौसिखिया माना गया था वो सबको गलत साबित कर दिया, मतलब माना था आपने नौसिखिया लेकिन वो निकला नहीं। तो नौसिखिया का उल्टा क्या होता है, जो प्रोफेशनल हो, जो अपने काम में जिनको पारंगत हासिल हो, ठीक है। तो प्रोफेशनल होता अमेच्योर का, मैच्योर मत लिख देना, प्रोफेशनल होता है, ठीक है। असिस्टेंट भी नहीं होगा, परफेक्ट भी नहीं होगा। इग्नॉर्मस, एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको निकालना है, ठीक है। अब इग्नोरमस का देखो, इग्नोर टाइप के वर्ड से आया हुआ नहीं लग रहा, इग्नोरेंट वर्ड से, इग्नोर, इग्नोरेंट, इग्नोरमस एक जैसी साउंड कर रही है। यानी इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, जिसको जानकारी ना हो, जानकारी का अभाव हो, मतलब जो थोड़ा गधा किस्म का व्यक्ति हो, बेवकूफ हो, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टूपिड। तो इग्नोरमस का मीनिंग क्या हो जाएगा, स्टूपिड, ठीक है। कॉशियस मतलब सावधान रहना, प्लेफुल मतलब खेलने योग्य, मतलब थोड़ा खेलने से उसको, मतलब बच्चा प्लेफुल है वैसा कहते हैं ना, कि खेलता कूदता रहता है। डिसीटफुल मतलब धोखा देना, डिसऑनेस्टी करना। तो इग्नोरमस का मतलब जिसके पास नॉलेज की कमी हो, इग्नोरेंट हो, इग्नोर करने वाला हो, मतलब स्टूपिड हो। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव एरर, ठीक है, एरर है किसमें, यहां देख लेते हैं। इट बिकेम अ नोन फैक्ट दैट दे मोस्ट प्लेड टेक्नो म्यूजिक एट एवरी पार्टी। दे मोस्ट प्लेड, प्लेड को ये क्या कर रहा है, प्लेड को ये क्या कर रहा है,
प्लेड का बता रहा है कि बहुत बार हो रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो दे मोस्टली होना चाहिए, मोस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्ले को ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहां हम क्या यूज करेंगे, मोस्टली यूज करेंगे। सॉरी, मैंने एडजेक्टिव बोल दिया। एक्चुअल में जो वर्ब को अगर डिस्क्राइब करे, उसका इंफॉर्मेशन ऐड करे, तो उसको एडवर्ब कहते हैं। नाउन वाले में एडजेक्टिव होती है। ये एडवर्ब का काम कर रहा है, और एडवर्ब बनाने के लिए इसको मोस्टली होना पड़ेगा, मोस्ट से नहीं चलेगा काम। क्योंकि मोस्ट आपका डिटरमाइनर या प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको ऑप्शन चुनने हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5, मतलब एक तरह से ये पैराग्राफ है, आपको इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे, पढ़ते जाओ और आपको मिलता जाएगा। अर्थक्वेक्स रिप्रेजेंट, मतलब भूकंप के बारे में बात हो रही है। अर्थक्वेक रिप्रेजेंट्स अ हाईली कॉन्सिक्वेंशियल एंड पेरिलस कैटेगरी। पेरिलस, पेरिल मतलब खतरनाक, जो बर्बादी लाए। तो हाईली कॉन्सिक्वेंशियल एंड पेरिलस कैटेगरी ऑफ डिजास्टर। कैसा आपदा है, अनरियलिस्टिक नहीं, रियली ये अवेलेबल है, आर्टिफिशियल है नहीं है, अननेचुरल है नहीं है, नेचुरल डिजास्टर की बात हो रही है, ठीक है। दीज फेनोमेना, देखो फेनोमेनन जो होता है सिंगुलर होता है, और फेनोमेनन का प्लूरल फेनोमेना होता है, ठीक है। तो दीज के साथ प्लूरल इन्होंने लगाया है। These phenomena arise as a result of several variables and result in subsequent consequences. An earthquake refers to the abrupt release of accumulated strain dash within the earth's crust. स्ट्रेन क्या होता है, जब स्ट्रेन आप किसी चीज में खिंचाव लाते हो, रबड़ को खींचते हो और छोड़ते हो, तो चट से आपको चोट लगती है ना। चोट लग रही है, मतलब जैसे आपको कोई झापड़ मारता है तो काइनेटिक एनर्जी आपके गाल पर छाप देता है। सेम तरह से स्ट्रेन में भी एक एनर्जी आती है, तो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन ऑफ एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी विद इन द अर्थ क्रस्ट। लाइट निकलती नहीं है, ठीक है, मिनरल रिलीज करता नहीं है, अर्थक्वेक में मेटल निकलता नहीं है, तो यहीं से पता चल गया। विद इन द अर्थ क्रस्ट लीडिंग टू सिस्मिक शेकिंग दैट प्रोपगेट्स आउटवर्ड फ्रॉम द, प्रोपोगेट्स आउटवर्ड मतलब निकलता है कहां से, बीच से ही निकलेगा, सेंटर से निकलेगा। और अर्थक्वेक का जो सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। मिडिल मैन मतलब क्या हो जाता है, बिचौलिया हो जाता है, ठीक है। तो मिडिल मैन भी यहां पे नहीं होगा। पैराडॉक्सियल मतलब जो कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, तो कॉन्ट्राडिक्टरी तो यहाँ पे कहीं से सेट हो ही नहीं रहा है। उसके बाद क्या है, propagates outward from the epicenter. In essence, seismic activity refers to the abrupt मतलब sudden, abrupt तुरंत होता है ना डिस्प्लेसमेंट, abrupt displacement of earth's surface, सतह की डिस्प्लेसमेंट होती है। A range of magnitudes, sorry, earth surface commonly referred to as earthquake, tremor और trembler, झटके लगना। earthquake exhibit a range of magnitudes encompassing both imperceptible tremor, imperceptible मतलब जिसको आप महसूस कर सको, परसेप्शन से ही आया है, एंड कैटेस्ट्रॉफिक मतलब विनाशकारी इवेंट्स कैपेबल ऑफ कॉजिंग, कैसा, अर्बन डेफास्टेशन मतलब विनाश की बात हो रही है, तो कैपेबल ऑफ कॉजिंग मैसिव, मैसिव का ही सिनोनिम है एक्सटेंसिव,
लिमिटेड नहीं होगा, छोटा मोटा नुकसान थोड़ी करता है, बड़ा नुकसान करता है। मिनिमल भी वही हो गया, स्मॉल भी वही हो गया। तो ऑड वन आउट करके भी आप इसका ऑप्शंस देख सकते थे। सेस्मिसिटी refers to the occurrence, magnitude and classification of earthquakes. Earthquakes can also arise as a result of volcanic activity होना चाहिए। देख लेते हैं नेक्स्ट इसका मीनिंग ऑप्शंस क्या है। एज अ रिजल्ट का ही क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम स्वरूप, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, यहां भी वही है। फ्रॉक्स आर एम्फीबियंस, ये दूसरी पैराग्राफ है। इट इंडिकेट्स दैट, अगर तीनों आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हो तो एम्फीबियंस क्या होता है, दे आर कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, लाइक क्रोकोडाइल, फ्रॉक्स, सम स्नेक्स, सील्स, ये सब पानी में भी रह लेते हैं और लैंड में भी रह लेते हैं। जो सिर्फ पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है, इट इंडिकेट्स दैट दे आर कैपेबल ऑफ लिविंग। डिस्पोज मतलब रीड ऑफ, उसको साफ सुथरा कर देना, हटा देना। ससेप्टिबल मतलब छुई मुई टाइप का, कुछ भी हो तो उसका फर्क उस पर महसूस हो, तो कैपेबल होना चाहिए यहाँ। दे आर कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। फ्रॉग्स हैव लॉन्ग बैक लेग्स दैट प्रोपेल देम इनटू एयर। प्रोपेल मतलब बढ़ाना आगे, लॉन्च कर देना। मेकिंग देम एक्सीलेंट जंपर्स, मेकिंग देम एन एक्सीलेंट यहां होता तो बेटर लगता, क्योंकि बहुत सारे जंपर्स हैं, उनमें से एक ये है, एन एक्सीलेंट जंपर्स। अ लार्ज पोर्शन ऑफ देम हैव सक्कर्स ऑन देयर फिंगर्स which assist them with landing securely on tricky surfaces. They find quick bugs with bugs मतलब कीड़े मकोड़े, with the help of their long टैकी टंग्स। अब हेल्प का यहाँ पे क्या हो जाएगा, असिस्टेंस हो जाएगा। इनकरेजमेंट मतलब बढ़ावा देना होता है। बैकिंग मतलब सपोर्ट करना होता है पीछे से। तो टंग तो जो है सामने से हेल्प कर रहा है, तो असिस्टेंस होना चाहिए। हेल्प नहीं है तो यहाँ असिस्टेंस है। फ्रॉग डू नॉट ऑल कंटेन पॉइजन, आप इसको ऐसे पढ़ लो, ऑल फ्रॉग्स डू नॉट कंटेन पॉइजन, मतलब सभी फ्रॉग्स में पॉइजन नहीं होते। उसी को एक नए तरीके से लिखा है, फ्रॉग डू नॉट ऑल कंटेन पॉइजन। When threatened by predators, some frog use a venom that they have developed. Venom मतलब जहर। The golden dart frog is the world's most lethal frog. सबसे विनाशकारी frog है, खतरनाक भी है। lethal का मतलब वही होता है। One frog's skin has the potential to kill up to 1,000 people. The normal frog contains a toxic substance which it releases from its skin. स्किन से आप रिलीज करते हो, तो रिलीज यहां नहीं है तो रेडिएट होगा। सिग्नल रिलीज कर रहे हो, सिग्नल रेडिएट करो। स्पेल्स मतलब थूकना, निकालना, स्पेल्स यहां चलेगा नहीं। ग्लोज मतलब चमकना होता है। ठीक है, स्क्वीज मतलब चीखे, तो स्किन से चीख कोई नहीं निकालता है, कोई अपने कंठ से मुंह से चीख निकाल सकता। Cane toads are extremely large toads that are laced with drugs. If taken, these drugs can result in hallucination. Hallucination मतलब भ्रम होना, भ्रमित हो जाता है, भूत वूत जो दिखता है उनको कहते हैं हेलुसिनेशन। पंचायत में जैसे आप लोगों ने देखा था ना, वो जो मास्टर जी थे उनको बरगद के पेड़ के नीचे भूत दिखा था। क्यों? क्योंकि वो गांजे के नशे में रहते थे, उन्हें हेलुसिनेशन होता था। नशे में उनको लगता था कि पेड़ चल रहा है। Central and South America are home to the poison of dart frogs because indigenous people use their toxic excretions. Excretions मतलब जो बाहर निकलता है, मल मूत्र टाइप की चीज को बोल रहे हैं। excretion टू excretory organ होती है ना, excretory organ है ह्यूमन के पास, मैमल्स के पास। टू टॉक्सिन्स को लगा रहा है कहां, टिप ऑफ द एरो। तो टॉक्सिन्स को टिप ऑफ द एरो पे क्यों लगा रहा है,
and blow darts excretions to the tip of the arrow and blow darts मतलब जो फूक मार के जो तीर नहीं फेंकते हैं, वो आपको बांसुरी टाइप का दिखता है, उसमें से फूकते हैं तो उसमें से भी एक गोली टाइप की तीर निकलती है. These frogs are frequently referred to as poison arrow frogs और poison dart frogs. तो एक्सक्रीशन को लगा रहा है, तो क्या लगा रहा है एक्सक्रीशन को? कौन सी ऑप्शन है? फिल इन द ब्लैंक 4 है, फिल इन द ब्लैंक 3 एक्सपीरियंस. अच्छा ये वाली छूट गई है ना. फ्रॉम इस स्किन में रेडिएट्स था. द पॉइजन अफेक्ट्स बोथ कनाइंस एंड फेलाइंस. कनाइंस रेफर होता है डॉग फैमिली को, फेलाइंस रेफर होता है कैट फैमिली को. याद रखना, कनाइंस डॉग फैमिली, फेलाइंस कैट फैमिली. However, they rarely experience serious, मतलब बहुत ही मुश्किल से उनको कोई सीरियस क्या होता है, इफेक्ट होता है. तो कॉन्सिक्वेंस यहां बोलेंगे. ठीक है. कनाइन स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जो डॉग्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनको वेटनेरियन के अलावा हम कनाइन स्पेशलिस्ट भी कहते हैं. तो कनाइन रेफर्स टू द फैमिली ऑफ डॉग और फेलाइंस रेफर्स टू द फैमिली ऑफ कैट. इवन द टाइगर फेल्स इन द फेलाइंस कैटेगरी. ठीक है. अब आ जाओ यहाँ पे, यूज देयर टॉक्सिक एक्सक्रीशंस टू क्या, पॉइजन द टिप ऑफ एरो. देखो यहाँ पे सही से बैठ रहा है. मलाइस मतलब किसी के लिए द्वेष भावना रखना है. हेट मतलब ही वही है, द्वेष. बेन मतलब डेवलपमेंट ऑफ साइंस इज बून और बेन, मतलब अभिशाप है या क्या है. तो वही एक तरह का सबका मीनिंग क्या हो रहा है, सेम निकल रहा है. तो बच रहा है क्या, पॉइजन. और पॉइजन यहाँ सही से सेट भी हो रहा है. देयर टॉक्सिक एक्सक्रीशंस टू पॉइजन द टिप, जहरीला बनाने के लिए. ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को. आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एग्जाम के यूज टू इनलाइन आपको डेवलप करती है आपकी स्किल को, और बेटर भी रहेगा. आपको स्कोर वहां ज्यादा से ज्यादा करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो. और नहीं तो आप वीडियो फॉलो करो, फटाफट प्रैक्टिस भी हो जाएगी. और क्या होगा, और आपको जितने भी ऑप्शंस रहते हैं उनका मीनिंग भी आपको पता चल जाता है. सिनोनिम एंटोनिम्स का भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन एक्सप्लिसिटली रहेगा तो वो थोड़ा आपको बोरिंग फील होगा, क्योंकि कोई सेंटेंस नहीं रहेगा तो आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगा. सेंटेंस रहने से क्लैरिटी आती है. यहाँ भी ये लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे ही डील कर रहे हैं. क्यों, जितने भी सिनोनिम्स थे सब ऑड वन आउट हो गए. बेन, हेट, मलाइस, जो बचा वही आ रहा है. ऐसे आपको पास्ट रिकॉल करके भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पॉइजन ही होना चाहिए. तो सेंटेंस के फॉर्म में थोड़ा ये अच्छा लगता है, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. आपको एक लीड भी मिलता है कि क्या करना चाहिए, आइडिया भी लगता है. लेकिन सिर्फ सिनोनिम और एंटोनिम रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा. लेकिन हमारा टारगेट रहेगा कि जो मेन वर्ड्स है, फॉर्मल वर्ड्स है, जो एसएससी के फेवरेट वर्ड्स है, जो ऑफिस में भी यूज होते हैं, जो आपको आगे लाइफ में भी यूज होंगे. और एसएससी क्या करता है, क्वेश्चंस में उसको पूछता भी है, क्योंकि मेन मकसद है कि उसको आपको शॉर्टलिस्ट करना है, इसलिए ताकि आप ऑफिस का काम कर सको. तो वो मेन फॉर्मल वर्ड्स पे ही जोड़ देते हैं जो रेगुलरली ऑफिसेज में यूज होते हैं. तो वो सब भी हम देखेंगे. ठीक है. चलो, थैंक यू.